दुल्हन को लेने बड़े शौक से जो दूल्हा बन के गया था बेटा, उसकी बॉडी कफन में लिपट कर आ रही है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबरें बताने जा रहा हूं वो हमारे रामपुर के शाहबाद क्षेत्र से है, लेकिन ये दोनों खबरें आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। आपको किसी कहानी से ज़्यादा रोचक ये खबरें लगेंगी और आपको इस बात का ये एहसास भी होगा कि इंसान की ज़िंदगी कैसे कैसे मोड़ों से गुज़रती है और क्या क्या हादसे उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं और होते हैं। दुल्हन को लेने बड़े शौक से जो दूल्हा बन के गया था बेटा, उसकी बॉडी कफन में लिपट कर आ रही है। शाहबाद थाना क्षेत्र के मधुकर गांव का रहने वाला सत्यपाल, जो 20 वर्ष का था, उसकी शादी गोरखपुर में एक लड़की के साथ में तय हुई थी। वह अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए बड़े शौक से यहाँ से निकला था। कई कारों में उनका काफिला था, उनके रिश्तेदार थे और तमाम यार दोस्त भी थे। उमंग थी कि एक नई दुल्हन को लेकर आएंगे और वो भी गोरखपुर से, यानी इतनी दूर से लेने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में एक एडवेंचर होता है, खुशी होती है, एक मनोरंजन का माहौल होता है, एक दिल में उत्सुकता होती है कि दुल्हन इंतज़ार कर रही होगी, दुल्हन वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, स्वागत होगा, किस तरह से वहाँ पे क्या क्या होगा, ये सब मन में जो आदमी की खुशियाँ होती हैं ये वो सब लेके साथ चलता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि अगले पल में उसके साथ में क्या होने वाला है। वही कुछ यहाँ पे सत्यपाल के साथ में हुआ। कहते हैं कि सत्यपाल की गाड़ी का जो ड्राइवर, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको झपकी आ गई और उसकी झपकी ने दूल्हा सहित 2 लोगों की जान ले ली। यानी बलरामपुर के मोड़ पर, बलरामपुर, जब गोंडा का जो बलरामपुर है गोंडा के पास में, उस बलरामपुर में जब इनकी गाड़ी पहुंची तो सुबह सुबह का टाइम था। कहते हैं कि एक खड़े हुए ट्रक में इनकी गाड़ी घुस गई। ड्राइवर का कहना ये था, ड्राइवर ज़ख्मी हुआ, अस्पताल में है। उसने जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसको झपकी आ गई थी। यानी उसकी जो एक झपकी थी उसने 2 घरों की खुशियों को, 2 उन नौजवानों की खुशियों को छीन लिया जिन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे। सत्यपाल ने जो सपने देखे होंगे वो तो देखे ही होंगे, लेकिन उस लड़की ने जो गोरखपुर में अपने पिया का इंतज़ार कर रही थी, अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, जब उसको ये पता चला कि उसका दूल्हा जो उसकी मांग भरने के लिए आ रहा है, जो उसकी मांग सजाने के लिए आ रहा है, जो उसको यहाँ से हंसी खुशी विदा करके ले जाने के लिए आ रहा है, वो रास्ते में ही मौत का शिकार हो गया। तो दोस्तों, क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। कहते हैं कि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। एहतियात इन द सेंस ये होता है कि सुबह सुबह नींद का टाइम होता है और जब रात भर की जर्नी करके आदमी चलता है तो जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसको चाहिए कि वो थोड़ी देर कहीं रुक के आराम कर ले, थोड़ी नींद ले ले, थोड़ा सुस्ता ले। भले ही उसको 1 घंटा देर हो जाए, 2 घंटे देर हो जाए, लेकिन सेफ़ जर्नी के साथ में अगर चलेगा तो ज़िंदगी भी बची रहेगी, खुशियाँ भी बची रहेंगी और सब कुछ बचा रहे। कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये दूसरा मामला भी शाहबाद के जगेसर गांव का है, जहां एक 55 वर्षीय व्यक्ति प्रेम राज ने अपनी बेटियों के कन्यादान के समय अपनी जान दे दी। देखें क्या है मामला। ये सच्ची घटना है, लेकिन किसी कहानी से कम रोचक नहीं है। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी कैसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि उसको खुद ये मालूम नहीं होता कि उसके साथ में क्या होने वाला है। ना उसके परिजन या आसपास के यार दोस्त खुद जानते हैं कि यहाँ पे क्या घटने वाला है। जो प्रेम राज, जिसका यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, एक गरीब मजदूर था जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ जोड़ के इंतज़ाम किए थे और बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी करने के लिए चला था। 2 गांवों से दोनों बेटियों के लिए बारात आनी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसने खर्च को सीमित करने के लिए एक ही मंडप में दोनों का इंतज़ाम किया था। जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। एक बेटी का जयमाल का कार्यक्रम हो चुका था, दूसरी बेटी का जयमाल का कार्यक्रम होने वाला था कि अचानक प्रेम राज जो है वहाँ पर खड़े खड़े गिर जाता है। लोग समझते हैं कि शायद गर्मी से बेहोश हो गया, जैसे गर्मी आजकल पड़ रही है, और वाकई में गर्मी ज़्यादा थी। उस गर्मी के कारण वो कहते हैं कि नीचे गिरा है तो लोगों ने समझा कि उसको बेहोश हो गया। किसी ने पानी डाला, किसी ने कुछ किया, उसको उठाने की कोशिश की। जो लड़कियां दुल्हन बनी बैठी हुई थी उनमें अफरा तफरी मच गई। उन्होंने एकदम से जल्दी से अपने दूल्हा को छोड़ के अपने बाप की तरफ को ध्यान करने लगी कि हमारे बाप को क्या हो गया, हमारे पिताजी को क्या हो गया। सब लोग उसको झिझोड़ने लगे, उठाने लगे, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। तब लोगों ने ये कहा कि इसको डॉक्टर के पास में लेकर जाओ। जो आसपास के उसके परिजन, रिश्तेदार, यार दोस्त थे, उन्होंने जल्दी से उसको उठा के एक गाड़ी में डाला और CHC तक पहुँचाया।
जो डॉक्टरों तक पहुंचाया। जब डॉक्टरों के पास में लेके गए तो जो डॉक्टरों ने कहा तो सब सुन के सन रह गए कि ये शादी के दिन, शादी के माहौल में क्या हो गया। जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? नो मोर, इज़ नो मोर। अब इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं रहे। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कही, बहुत आसानी से डॉक्टर है, उनके साथ तो रोज़ाना ही सब कुछ होता है। पेशेंट आते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं रहे, ये चले गए, या नो मोर वगैरह वगैरह। तो जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर की तो ये एक लाइन थी, लेकिन उस परिवार के ऊपर जिस तरह से ये कोहराम बन के टूटी, उसका अंदाज़ा दोस्तों वही लगा सकता है जिसके ऊपर ये सब गुजरी हो, या उस परिवार के ऊपर जो गुजर रही है। उस परिवार के लोगों में एकदम कोहराम मच गया, बजाय खुशियों के रोना पीटना वहाँ पर शुरू हो गया। एक कोहराम सा माहौल हो गया, सब लोगों करने लगे। फिर अब इस मामला ये हो गया कि वहाँ पर कि अब क्या किया जाए। इधर लड़कियों की जयमाल चल रही है, इधर बाप की डेड बॉडी पड़ी है कि अब लड़कियों को कैसे विदा करें, कैसे क्या करें। तो लोगों ने समझाया कि जो कुछ होना था वो तो हो ही गया, अब इस कार्यक्रम को नहीं रोका जाए। इसलिए उन लड़कियों को भी फिर गमी के साथ में, दुखी दिल के साथ में, दुखी मन के साथ में रुखसत किया गया। दोनों लड़कियों की बारातें दोनों अलग अलग गांव से आई थी। दोनों गांवों के फिर जो दूल्हा जो साथ में आए थे, वो भी इस गमी के साथ में, अपने दुखी मन के साथ में अपनी अपनी बीवियों को लेकर वहाँ से रुखसत हो गए। बहरहाल वो तो अपनी बीवियों को रुखसत हो गए, लेकिन प्रेमराज का जिस तरह से ये निधन हुआ, उसने सभी को हिला दिया और सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की ज़िंदगी में कोई चीज़ भी स्थायी नहीं है, कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है। जब वो चाहता है वो बटन दबाता है और बुला लेता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अपने साथ में वो मत होने दीजिए जो आपको बुरा लगे, ना दूसरों के साथ में वो कीजिए जो दूसरों को बुरा लगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्यार मोहब्बत के साथ में गुजारिए। इस छोटी सी ज़िंदगी में नफ़रत और घृणा का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई वक्त नहीं है। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल का नाम सबने सुना होगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कभी कभी वो ऐसी जानकारी भी देता हूँ जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं तो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। अजीत कुमार डोभाल यानी अजीत डोभाल का नाम तो बहुतों ने सुना होगा, लेकिन अजीत डोभाल की बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, या वो आज जिस पद पर हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। आज उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसको पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। अजीत कुमार डोभाल के बारे में पूरा ज़रूर जानिए कि अजीत कुमार डोभाल आज जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद मिला हुआ है, आज वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इतने ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने काम किए हैं, देश के लिए कितनी मेहनत की हैं। रिटायर्ड आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस हैं, लेकिन उस पूर्व आईपीएस ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ये कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। अगर बहुतों को मालूम होगा तो कुछ को नहीं मालूम होगा। मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपने इस चैनल से उन लोगों को, उन नौजवानों को, या जिन लोगों को उस बात की मालूमात नहीं है, उन तक मेरे माध्यम से अगर ये मालूमात पहुँचती है तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। जासूसी कहानियों पर बनी फिल्में हम जिस रोमांच के साथ देखते हैं, असल जिंदगी में इन जासूसों की जिंदगी उतनी ही मुश्किल भरी होती है। ये धर्म, पोशाक और जगह बदलकर खुफिया तरीके से जानकारी इकट्ठा करते हैं। कहा भी गया है कि हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, लेकिन बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। यही वजह है कि भारत ही नहीं, दुनिया भर के बड़े देश अपने जासूसों के जरिए दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि एजेंसी अपनी पेशेवर मजबूरियों के चलते जासूसों को खुलकर मान्यता नहीं देती, लेकिन देश अपने जासूसों पर गर्व करता है। भारत के सबसे बड़े जासूस की कहानी, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान कांपने लगता है। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात कर रहे हैं। आजादी से पहले पौड़ी गढ़वाल में डोभाल का जन्म हुआ।
पिता सेना में अधिकारी थे। 1968 में वो आईपीएस बने, केरल कैडर मिला। 37 साल की सर्विस में 7 साल पुलिस विभाग में रहे। बाकी आईबी रॉ में रहते हुए कई ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। डोभाल 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल तक भारत के जासूस बनकर पाकिस्तान में रहे। वहां से लगातार खुफिया जानकारी भारत भेजते रहे। हालांकि एक दिन पहचान लिए गए। वो पाकिस्तान में मुस्लिम गेटअप में रहते थे। लाहौर में औलिया की एक मजार है और वहां बहुत से लोग आते हैं। एक दिन वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। मस्जिद में आकर बैठे तो देखा कि एक आदमी बड़ी देर से उन पर नजर रखे हुए था। उस आदमी की बड़ी सफेद दाढ़ी थी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। उसने डोभाल को बुलाया। उसने कहा कि तुम हिंदू हो। डोभाल ने कहा नहीं। उसने कहा मेरे साथ आओ। डोभाल ने एक कार्यक्रम में बताया था कि वो उन्हें 2-4 गलियों से ले जाकर एक छोटे से कमरे में ले गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा कि देखो तुम हिंदू हो। डोभाल ने कहा आपको क्यों लगता है ऐसा? उसने कहा कि आपके कान छिदे हुए हैं। डोभाल ने बताया कि जहां का मैं रहने वाला हूं वहां की प्रथा है छोटे बच्चे होते हैं तो। बाद में डोभाल ने हामी भरते हुए बात पलट दी। उन्होंने कहा कि हां ऐसा है, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो गए थे। उसने कहा कि तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। साथ ही उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। एक कार्यक्रम में डोभाल जब इस घटना का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वैसा ही बाद में उन्होंने किया। अब कान का छेद कम दिखाई देता है। उस रोज डोभाल लाहौर में चकित रह गए थे। उस सफेद दाढ़ी वाले शख्स ने कहा था, पता है ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। उसने कहा कि मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था। मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं। मैंने भी अपनी वेशभूषा बदली हुई है। उसने कमरे के कोने में एक अलमारी खोली। उसमें शिव जी और दुर्गा जी की तस्वीर थी। उसने कहा कि मैं पूजा करता हूं, लेकिन बाहर मस्जिद में जाता हूं। यहां सब लोग मुझे बहुत धार्मिक मानते हैं। पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ प्रांत है। एक समय यहां के 3 जिले गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर से बड़ी संख्या में युवा पाकिस्तान जा रहे थे। यह बात है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की। पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सिखों को बरगला रहे थे कि आपका धर्म स्थल भारत सरकार ने तोड़ दिया है। वे बदला लेने के लिए उकसा रहे थे। टारगेट की लिस्ट आ रही थी। सिख रेजिमेंट की टुकड़ियों में विद्रोह हुआ। पीएम इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। डोभाल बताते हैं कि 1988 के अप्रैल-मई में ऐसे हालात बनने लगे कि बहुत सारे आतंकी जहां भी घटना करते थे, स्वर्ण मंदिर में चले जाते थे। वो एक तरह से सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ था कि आतंकी मानकर चल रहे थे कि अब सरकार कोई दूसरा ऑपरेशन करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। AK-47 लेकर बस रोककर मजदूरों को मारा जाता। गांव में हत्याएं हुई। आतंक फैल चुका था। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दिन ढलने के बाद गांव में जा सके। उस समय पूरा पंजाब आतंकवाद के हवाले था। कई उग्रवादी और आतंकी संगठनों के लड़ाके स्वर्ण मंदिर में छिपे थे। वहां खालिस्तान की घोषणा कर सरकारी हेडक्वार्टर भी बना लिया गया था। उस समय डोभाल आईबी मुख्यालय में ऑपरेशंस हेड थे। एजेंसी चाहती थी कि बिना जवानों के अंदर घुसे, बिना खून बहाए कोई एक्शन लिया जाए और सिख समुदाय आहत भी ना हो। इसके बाद ही ब्लैक थंडर की नींव पड़ी। पंजाब में लाखों लोग ऐसे थे जो मदद करना चाहते थे। डोभाल का मानना था कि हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना होगा। प्लान यह था कि इंटेलिजेंस के अफसर खालिस्तान आतंकियों के साथ जाकर रहें। डोभाल खुद एक उग्रवादी के वेश में स्वर्ण मंदिर में घुस गए। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान की तरफ से मदद करने के लिए आए हैं। वो आतंकियों के साथ घुल मिल गए।
धीरे धीरे उन्होंने पता कर लिया कि इनकी लीडरशिप किसके हाथ में है, सारी प्लानिंग कौन कर रहा है। डोभाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमको सब पता था। कुछ लोगों का विश्वास जीत लिया जिससे वे सलाह भी मानने लगे। इसके बाद वो गलत गलत सुझाव देने लगे। इससे उनकी ताकत खत्म होती गई। आखिर में यह प्लानिंग थी कि स्थिति बिगड़ जाए तो उनसे कहा जाए कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, अब आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। कहा जाता है कि 4-5 दिनों में 3 बड़े कमांडरों को उन्होंने अंदर ही मार गिराया। इसके बाद डोभाल बाहर आ गए। खालिस्तानियों में घबराहट बढ़ गई कि अब क्या होगा। इधर रात में एनएसजी के जवान अमृतसर में लैंड किए। रात में 1 बजे एनएसजी कमांडो वहां पहुंचे थे। डोभाल खुद एयरपोर्ट पर गए थे और बाद में ब्रीफिंग दी थी। डोभाल बताते हैं कि अंदर का माहौल ऐसा था कि जासूसी का शक होने पर ही कई लोगों को मार दिया गया। अजीत डोभाल अंदर आते जाते रहे। गोल्डन टेंपल का घेरा रातों रात एनएसजी ने पुलिस से ले लिया। कुछ स्नाइपर भी तैनात किए गए। पानी के कनेक्शन और बिजली काट दी गई। उग्रवादी अंदर ही बंद होकर रह गए। आतंकवादी AK-47 लेकर खुलेआम घूम रहे थे और फायर कर रहे थे, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। आखिर में उग्रवादियों से माइक पर अपील की गई कि आप सरेंडर कर दीजिए। उग्रवादी बाहर आ गए। कहा गया कि हाथ ऊपर रखिए। एक के बाद एक सबने सरेंडर कर दिया। कुछ आतंकियों ने तो साइनाइड खा लिए थे। यह डोभाल की ही रणनीति थी कि फायरिंग से किसी की मौत नहीं हुई। डोभाल के खुफिया ब्यूरो में रहते एक अजीब संकट पैदा हुआ। सिक्किम के राजा ने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली जो CIA की एजेंट निकली। शादी के बाद कंट्रोलिंग पावर उसने अपने हाथों में ले ली। भारत सरकार को टेंशन थी कि अमेरिका अगर भारत के भीतर अपनी मनमानी चलाएगा और चीन से मिलकर खेल कर दिया तो मामला बिगड़ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो फिर आगे आए डोभाल। यह 1974-75 का साल था। तब तक सिक्किम पूरी तरह से भारत के साथ नहीं था। वहां जाकर डोभाल ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी से दोस्ती कर ली। उनके नेताओं को उकसाया कि राजा उनकी सुनता नहीं है, टैक्स वसूल रहा है। मतलब डोभाल ने राजा के खिलाफ माहौल बनाया। पार्टी मजबूत स्थिति में आई और जनमत संग्रह भी हुआ। जनता ने भारत के पक्ष में वोट कर दिया। राजा और जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि बने उनके बीच विवाद बढ़ गया। राजा ने हमले की बात कही तो सिक्किम के चीफ, तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, उन्होंने भारतीय PM से बात की। फौरन डोभाल के कहने पर केंद्र सरकार ने सेना भेज दी और राजा के महल पर कब्जा हो गया और सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में मिल गया। मिजोरम के उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट का आतंक एक समय चरम पर था। हर राज्य वहां अलग देश बनाना चाहता था। लाल डेंगा मिजोरम में ताकतवर हो चुका था। वो अपनी सरकार चला रहा था। दिल्ली में IB ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। डोभाल शादी करके लौटे ही थे, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और मिजोरम जाकर गुट के अंदर तक पहुंच गए। लाल डेंगा के 7 कमांडर थे। डोभाल की स्टाइल रही है कि वो दुश्मन के खेमे में घुसकर कुछ लोगों को दोस्त बना लेते थे। दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम एक कमांडर से मिलते और उसे अपनी बात मानने के लिए राजी करते। धीरे धीरे डोभाल ने 7 में से 6 कमांडरों को तोड़ लिया। स्पेशल स्टेट, पैसा, पावर का लालच देकर डोभाल ने लाल डेंगा को अलग थलग कर दिया। अब लाल डेंगा कमजोर पड़ गया था। आखिर में वो डोभाल की बात मानने के लिए तैयार हो गया। बेहद खामोश दिखने वाले अजीत डोभाल की रणनीति कमाल की है। खुफिया एजेंसी में उनका लंबा अनुभव आज पूरे देश के काम आ रहा है। वो मानते हैं कि इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड थी
लेकिन राणा सांगा रोड नहीं, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ और राणा सांगा हार गए। भारत की हिंदू शाही किंगडम अफगानिस्तान से सिकुड़ती चली गई। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने किसी पर हमला नहीं किया, हम न्याय संगत भी थे, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हितों का टकराव हो तो शक्तिशाली बनना जरूरी है। पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर मोदी सरकार के वो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। प्रधानमंत्री की हर महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहते हैं। भारत के लोग डोभाल को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।